बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती और मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसी तरह इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम बात करेंगे वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब ये भी हम पहले देख चुके हैं कि मोशन अलोंग सिंगल एक्सिस सिंगल डायरेक्शन। तो हम वन बाय वन दोनों को देखें तो ये आपके पास पहले डेफिनेशन है इन इलास्टिक कोलिजन की। तो कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। ऐसी कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन को हम कहेंगे। और वन डायमेंशन का मतलब ये है कि टकराव के बाद जो एक्सिस ऑफ मोशन है, टकराव के बाद जो एक्सिस ऑफ मोशन है वो सिंगल ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो ये बेसिक आइडिया आपके पास आ चुका है कि यानी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी, उनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सिंगल ही रहेगी। जैसे एग्जांपल है कि हार्ड बॉल अगर आप एक फ्लोर के ऊपर ड्रॉप करते हैं, मतलब सॉफ्ट फ्लोर है, मार्बल फ्लोर नहीं है, तो वो अपनी उस ओरिजिनल हाइट तक वापस नहीं आती बॉल। जब आपने बॉल को ड्रॉप किया वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक वापस नहीं आई, इनिशियल हाइट तक वापस नहीं आई। रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी? लॉस हो चुकी होगी। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। आपको नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर किया हुआ है। दैट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉल्स। पहली बॉल जिसका मास है m1, वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है। दूसरी बॉल जिसका मास है m2, वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है। तो दो बॉल्स हैं, एक का मास है m1, दूसरी का मास है m2। पहली की वेलोसिटी v1 है, दूसरी की वेलोसिटी v2 है, और पहली की वेलोसिटी दूसरी की वेलोसिटी की निस्बत ज्यादा है, जिससे क्या होगा? ये पहली जाके दूसरी को टकराएगी। अच्छा, अब टकराव के बाद क्या होगा? पहली जाके दूसरी के साथ टकराती है, कोलिजन परफॉर्म करती है। टकराव के बाद क्या हुआ? दोनों बॉडीज कंबाइन हो चुकी हैं, सिंगल बॉडी की फॉर्म में एक सिंगल वेलोसिटी वी एफ से मूव करना शुरू कर देती हैं। सिचुएशन क्या है? हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास m1, एक का मास दूसरी का मास m2। पहली की वेलोसिटी v1, दूसरी की वेलोसिटी v2। दोनों टकराती हैं। टकराव के बाद दोनों सिंगल बॉडी की फॉर्म में वेलोसिटी vf के साथ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो टोटल मास क्या हो चुका है? m1 प्लस m2, और टोटल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? vf के इक्वल हो चुकी है। अब जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि ये ऐसी कोलिजन है जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लिहाजा अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई कर सकते हैं ना। एनर्जी कंजर्व नहीं रही, एनर्जी लॉस हो गई, बट मोमेंटम तो कंजर्व रहा ना। तो अब हम यहाँ पर वही कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, टकराव से पहले जो मोमेंटम था वो टकराव के बाद मोमेंटम के बराबर होगा। यानी इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब टकराव से पहले वाला मोमेंटम क्या होगा? पहली बॉल का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम। तो पहली बॉल का मोमेंटम होगा मास m1, वेलोसिटी v1। दूसरी बॉल का मोमेंटम होगा मास m2, वेलोसिटी v2। इन दो का प्रोडक्ट। तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। टकराव के बाद क्या हुआ? दोनों सिंगल बॉडीज बन चुके हैं। तो अगर हम इनको लिखना चाहें, ये आपके पास देखें तो ये आपके पास है मास m1, और ये वेलोसिटी अब vf हो चुकी है। ये वेलोसिटी क्या होगी? vf, क्योंकि पहली बॉल हो वेलोसिटी vf है। अब ये दूसरी बॉल है, इसकी वेलोसिटी भी क्या है? vf ही है, क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। तो ऑन लेफ्ट साइड देखें तो m1 v1 प्लस m2 v2। ऑन राइट साइड अगर आप देखें तो vf दोनों में कॉमन है, m1 vf प्लस m2 vf। तो vf कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास बचेगा m1 प्लस m2 इंटू vf। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो m1 प्लस m2 है, इसको हम दूसरी साइड पर जाकर अलग अलग दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ vf अलग रह जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारे पास बच गया वो vf बच गया। दिस इज vf। vf किसकी इक्वल है? ये है m1 v1। इससे ये m1 प्लस m2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो vf इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। दूसरा था m2 v2, उससे ये m1 प्लस m2 आके डिवाइड होगा, तो m1 प्लस m2। ये आ गया m2 v2 ओवर m1 प्लस m2।
तो फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है m1v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। ये है सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी जिससे ये बॉल्स कंबाइन होके मूव कर रही हैं। सिमिलरली अब एक स्पेशल केस यहाँ पर आपके पास मौजूद है कि इस स्पेशल केस में हम ये कहते हैं कि अगर सेकंड बॉडी जो है m2, ये एक स्पेशल केस है, उसमें क्या कहा गया, सेकंड बॉडी m2 उसकी वेलोसिटी v2 जो है वो अब 0 है, उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। अब ऊपर वाली इक्वेशन में आप देखते हैं ये जो कॉमन वेलोसिटी की इक्वेशन हमें मिली, vf इज इक्वल टू m1v1 ओवर m1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। अब हम कह रहे हैं ये जो सेकंड बॉडी है ये रेस्ट कंडीशन में है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 कितनी है, 0 है। तो उसी इक्वेशन में हमने v2 0 पुट करना है, m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 तो एज इट इज आ गया। ये आपके पास किसकी इक्वल है, vf इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू v2, क्योंकि सेकंड बॉडी हम कह रहे हैं रेस्ट पर है तो v2 हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर 0, तो v2 0, तो ओवर आ गया m1 प्लस m2। तो ये जो पूरा फैक्टर है 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0। तो सिर्फ बचेगी वेलोसिटी vf इज इक्वल टू m1 v1 over m1 plus m2। This is the equation combined velocity, common velocity of the balls after collision अगर सेकंड रेस्ट पर थी। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक हो गया इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। अब कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर गिवन है इन इलास्टिक कोलिजन की, सम एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें पहली एग्जाम्पल है कराटे चॉप की। कराटे चॉप क्या है, ये बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा जिम्नास्टिक वगैरह में, आपने एक देखा होगा कि वो अपने हाथ की मदद से ईंट को तोड़ देते हैं, किसी ब्रिक को वो तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक्स जो है ये कराटे चॉप एक टेक्निक का नाम है। अब उसमें भी क्या यूज होती है, इन इलास्टिक कोलिजन यूज होती है। सबसे पहली चीज आप देखते हैं, जैसे ये आपको डायग्राम शो की गई है, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पर्सन जो कि इस ब्रिक को तोड़ने वाला है उसने अपने हाथ को बिल्कुल किस फॉर्म में रख रखा हुआ है, वर्टिकल फॉर्म में, एग्जैक्टली वर्टिकल आपके पास उसका हाथ मौजूद है। अब वो क्या करता है, जब वो अपने हाथ को यहाँ ऊपर से लाता है और नीचे इस ब्रिक के ऊपर स्ट्राइक करता है, अपने हाथ को खास से ऊपर से लेके आता है ताकि वो एक मोमेंटम लेके आए, एक एनर्जी लेके आए। जब वो आके इस ब्रिक के साथ स्ट्राइक करता है तो उसका हाथ बाउंस बैक नहीं होता, यानी पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। अगर पीछे की तरफ मुड़ जाए तो इसका मतलब, पीछे की तरफ वापस चला जाए तो इसका मतलब उसकी एनर्जी उसने वापस मिल चुकी है उसके हाथ को। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने हाथ को ऐसे लेके आता है कि वो उस जब इस ईंट को, जब इस ब्रिक को स्ट्राइक करता है तो उसका हाथ बाउंस बैक नहीं होता, दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जाता। इससे क्या होगा, उसने अपना सारी एनर्जी, सारा मोमेंटम वो इस ब्रिक को ट्रांसफर कर दिया है। जब वो इस ब्रिक को ट्रांसफर कर देता है तो उससे क्या होगा कि वो ब्रिक फौरन ही टूट जाएगी। तो जो एनर्जी थी, जो मोमेंटम था उसका, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ब्रिक को तोड़ने में यूज हो गया। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जब वो अपने हाथ को स्ट्राइक करता है तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है ब्रिक को तोड़ने में, साथ साउंड प्रोड्यूस होती है, साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये बेसिकली है कि जब वो पर्सन उस हीट को स्ट्राइक करता है तो हीट एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी, और ब्रेक को तोड़ने में जो एनर्जी यूज होगी वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। ये जो पहली हमने एग्जांपल देखी ये वाली, ये भी परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन थी, क्योंकि बॉडी स्टिक टुगेदर हो गई हैं, तो ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है। अब दूसरी एग्जांपल है कार क्रैश। एक कार मूव करती हुई जब जाके किसी भी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो कार स्ट्राइक करती है तो वो कार के पास एनर्जी मौजूद है। अब कार दीवार के साथ स्ट्राइक कर रही है, ब्रिक वॉल के साथ स्ट्राइक कर रही है, जिसके नतीजे में क्या होगा, कार रुक जाएगी। अब कार रुक जाएगी तो उसकी एनर्जी कहाँ गई, एक तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और दूसरा ये जो कार को डैमेज करेगी, इसका मतलब जब वो कार डैमेज होगी तो उस वक्त भी तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना, उस वक्त भी तो एनर्जी लॉसेस होंगे। वो कार को तोड़ेगी, कार के पार्टिकल्स को तोड़ेगी, तो जिससे क्या होगा कि वो जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रही, वो हीट एनर्जी में, फिर से साउंड एनर्जी में, और वर्क डन इन डैमेजिंग द व्हीकल, इसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरी एग्जांपल गिवन है बॉल एंड बैट कोलिजन। अब बॉल एंड बैट कोलिजन में क्या होता है कि जब एक बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है, लाइक ये बॉल है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि लाइक बॉल एक ऐसी है जो कि बेसिकली जैसे हम क्रिकेट की बॉल लेते हैं, मतलब प्लास्टिक की बॉल जैसे होती है।
अब ये बॉल आके जब बैट के साथ टकराती है, तो बैट उस बॉल पर एक फ़ोर्स लगाता है, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगी तो ये बॉल जो है, जैसे मैंने कहा, इतनी हार्ड बॉल नहीं है, जैसे रबर की बॉल है। तो इस बॉल की थोड़ी-सी शेप चेंज हो सकती है, इसके मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो सकते हैं, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, बॉल स्लाइटली डिफ़ॉर्म होगी, मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन आर्ज़ी तौर पर डिफ़ॉर्म होगी। जिससे क्या होगा कि वो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। तो यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई एंड बॉल के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म करने में, बॉल को थोड़ा-सा डी-शेप करने में, बॉल अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन वापस हासिल कर लेगा, लेकिन जब ये दोनों टकरा रहे होंगे, उस वक़्त थोड़ा-सा बॉल डिफ़ॉर्म होगी। डिफ़ॉर्म का मतलब है उसकी शेप थोड़ी-सी पिचके की, जैसे इसको हम अपनी वर्डिंग में कह सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल भी आपके पास आ जाती है परफेक्ट इनएलास्टिक कोलिजन की। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये तीनों एग्ज़ाम्पल्स हमने याद रखनी है, इनकी सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। आप इस वीडियो को पॉज़ करके इस जो है ना, इन थ्योरी को लिख सकते हैं और इन एग्ज़ाम्पल्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक है वो है इनएलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का। अब इनइलास्टिक कोलिजन, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर चुके हैं कि जिसमें बॉडीज टकराती हैं, तो एक तो वो आपके पास क्या होती हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसे हम इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इन टू डायमेंशन का मतलब है कि अब उनके जो एक्सिस ऑफ मोशन है वो मोर देन वन एक्सिस ऑफ मोशन है। यानी मोर देन वन का मतलब है, वो टू डायमेंशन का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। हो सकता है वो एक्स के अलोंग भी हो सकता है, वाई के अलोंग भी हो, दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन होगी, उसे हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जनरली मैक्रोस्कोपिक जितनी भी बड़ी कोलिजन्स होती हैं इन आवर डेली लाइफ, मैक्रोस्कोपिक मतलब बिगर लेवल पर, ये इन इलास्टिक कोलिजन होती हैं क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मोस्टली कोलिजन जितनी भी हमारी डेली लाइफ में है वो इन इलास्टिक हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Perfect inelastic collision is the one in which colliding bodies stick together. ये हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे हमने इस मोशन में देखा था कि जब दो बॉडीज कोलाइड करनी थी तो स्टिक टुगेदर होके सिंगल बॉडी बन चुकी थी। तो यहाँ पर भी वही व्यक्त कहता है कि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें बॉडीज स्टिक टुगेदर होके एक सिंगल मैस की फॉर्म में मूव करेंगे, उसे हम कहेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। अब यहाँ पर हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। हम इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन की सिचुएशन को समझने के लिए एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जिसमें हमारी दो बॉल्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक पहली बॉल है जिसका मास है m1 और वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है। फर्स्ट बॉल जिसका मास कितना है m1, वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, v1 से। और सेकंड बॉल ये हमारे पास मौजूद है जिसका मास है m2 और वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है, बट ऐसे मूव कर रही है कि वो एक प्लेन के अंदर मूव कर रही है। देखें ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही है, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, यानी x के अलोंग मोशन भी है और इस बॉल की x और y दोनों के अलोंग मोशन है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दो बॉल्स हैं, एक बॉल जिसका मास है m1 वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, दूसरी बॉल जिसका मास है m2 वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये यहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है, दोनों यहाँ कॉर्नर पर जाकर, सपोज सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन पर जाकर मिलती हैं, और जब दोनों टकराती हैं आपस में तो दोनों स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, मतलब सिंगल बॉडी बन जाती हैं। ये दोनों बॉल्स एडेड अप हो जाती हैं, यानी सिंगल बॉडी बन के एक कॉमन वेलोसिटी, एक सिंगल वेलोसिटी वीएफ से मूव करना शुरू कर देती हैं। अब जब ये दोनों यहाँ पर मिली और दोनों स्टिक टुगेदर हो गई तो दोनों के मैसेज ऐड हो गए, m1 प्लस m2। तो टोटल मैस हमारे पास अब इस बॉल का क्या बन चुका है, कैपिटल M बन चुका है। और ये दोनों बॉल्स कंबाइन होकर वेलोसिटी vf के साथ मूव कर रही हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 5 विद x एक्सिस। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब आप देख सकते हैं कि एक तो इनइलास्टिक कोलिजन है क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, दूसरा ये मोर देन वन प्लेन के अंदर है, तो ये टू डायमेंशनल कोलिजन है। तो ये सिचुएशन हमने यहाँ से याद रखनी है, इसकी थ्योरी सारी हमने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लेंगे और इस थ्योरी, इस डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन कर देंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने इसी डायग्राम को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने एक सिचुएशन ड्रा की हुई है। ये एक सिचुएशन मैंने ड्रा की है बिफोर कोलिजन्स की। पहली बॉल को देखें। पहली बॉल का जो मास है वो m1 है, वेलोसिटी है v1। अब ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। पहली बॉल जिसका मास कितना है m1, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है v1 के साथ, और ये तो मूव ही हॉरिजॉन्टली कर रही है, तो ये आ गई m1 v1, इसके साथ मूव कर रही है। अब ये दूसरी बॉल है। अब देखिए दूसरी बॉल यहाँ से एक एंगल थीटा बना रही थी। अगर इसी की वेलोसिटी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, यानी ये जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ v2 के साथ। अब ये यूं जा रही थी, ये मैंने v2 वेलोसिटी यहाँ ड्रॉ कर दी है। ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट ये एंगल भी अब क्या बन जाएगा, आपने मैथ में पढ़ा हुआ है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सेम। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब मैंने यही डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दी है कि ये बॉल वेलोसिटी v2 से के साथ मूव कर रही थी, मैंने उसको यहाँ पर ड्रॉ किया। ये v2 वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, अल्टरनेट यहाँ पर भी एंगल थीटा बन जाएगा, तो मैंने उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि ये वेलोसिटी v2 मास m2 मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने वेलोसिटी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस एक्सिस। तो आप जानते हैं थीटा के साथ हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट v2 cos थीटा, और सामने जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होता है sin थीटा, तो ये बन गया v2 sin थीटा। तो यहाँ से हमने बिफोर कोलिजन को एक्सप्लेन कर दिया कि टकराव से पहले पहली बॉल की वेलोसिटी x के अलोंग है, टकराव से पहले दूसरी बॉल की वेलोसिटी प्लेन के अंदर है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक v2 cos थीटा और एक v2 sin थीटा। अब नेक्स्ट देखें, टकराव के बाद क्या हुआ कि ये जो कंबाइन अब बॉल है जिसका टोटल मास m हो चुका है, वो वेलोसिटी vf के साथ मूव कर रही है, मेकिंग एन एंगल 5। तो आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन भी मैंने यूं ही ड्रा कर दी है। तो ये देखिए, ये बॉल जिसका मास m1 प्लस m2 है, ये vf वेलोसिटी है, एंगल कितना बना रही है, 5। तो ये x के साथ एंगल बना रही है, तो इसका मतलब इसके भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। तो हमने इसके भी हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो हमारा x कंपोनेंट vf cos फाइव बनेगा, और सामने जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो आपके सामने है vf sin 5 बन गया। तो ये बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों डायग्राम्स हमने अलग अलग ड्रॉ कर दी ताकि हम इसको अब अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि वेलोसिटी के एक से ज्यादा कंपोनेंट हैं, तो मोमेंटम के भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। तो पहले बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस की। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि टोटल मोमेंटम ने रहना है कंजर्व। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप देखें बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, पहली बॉल का मोमेंटम मास है m1, वेलोसिटी है v1, तो मोमेंटम आ गया m1 v1। दूसरी बॉल का मास है m2 और x के अलोंग की बात कर रहे हैं, तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का है v2 cos थीटा। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ आ जाएगा m2 v2 cos थीटा, तो ये मोमेंटम का x कंपोनेंट आ गया। ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन आप जानते हैं टोटल मास m हो चुका है, और हम क्योंकि x की बात कर रहे हैं तो x वेलोसिटी का कंपोनेंट है vf cos phi। तो मास इनटू वेलोसिटी, ये आपके पास आ गया फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो mvf cos phi, ये हमारे पास मोमेंटम आ गया। मास इनटू वेलोसिटी सिंपल वही चीज है बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है जो अलोंग x एक्सिस मोमेंटम को शो कर रही है। सिमिलरली अगर हम अलोंग y एक्सिस की बात करें, अलोंग y एक्सिस में देखें तो आपके पास यहाँ पर पहली बॉल का वही चीज है, अलोंग y एक्सिस भी क्या होना चाहिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अलोंग y एक्सिस भी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। अब देखिए पहली बॉल की वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट तो है नहीं, तो पहली बॉल का तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया। अब बिफोर कोलिजन दूसरी बॉल का देखें, तो दूसरी बॉल में वेलोसिटी का y कंपोनेंट इन्वॉल्व है v2 sin थीटा। तो यहाँ अब क्या होगा कि यहाँ जो मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी बॉल का मास है m2, वेलोसिटी है v2 sin थीटा। तो ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन,
m2v2 sin थीटा। ये हो गई बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखें तो वेलोसिटी का फिर y कंपोनेंट मौजूद है vf sin फाई। तो आपके पास ये आ गया मास मल्टीप्लाइड बाय vf sin फाई, तो ये आ गया mvf sin फाई। ये है जी अलोंग y एक्सिस फाइनल मोमेंटम। तो ये अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस आ गया। ये इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि भाई यहाँ हमने कहा कि आपके पास जो है मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी है कौन कौन सी। तो देखिए आपके पास टकराव से पहले अब वेलोसिटी भी मौजूद है, पहली बॉल की भी और दूसरी बॉल की भी। अब यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई देखें आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी के भी कंपोनेंट्स होंगे। तो आंसर ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट्स नहीं होंगे। कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के। कंपोनेंट्स किसके होते हैं? वेक्टर्स के। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो काइनेटिक एनर्जी के कोई कंपोनेंट नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ वेलोसिटी की वजह से होगी, तो हम डायरेक्ट वेलोसिटीज को यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी टकराव से पहले की काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आप जानते हैं होती है 1/2 mv²। तो यहाँ आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1² प्लस दूसरी बॉल का मास है m2, वेलोसिटी है v2, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी प्लस 1/2 m2v2²। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई, पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर वो कहता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर वेलोसिटीज इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिक्वायर वेलोसिटीज इनटू देयर कंपोनेंट। तो हमें वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखिए मैस कंबाइन हो चुका है, सिंगल वेलोसिटी वीएफ से मूव कर रहे हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टोटल मास जो कि था m1 प्लस m2 दोनों का सम इनटू vf²। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू आ गई 1/2 mvf²। यहाँ vf जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी है। तो ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई हमने पहले भी कह दिया इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, सो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, जाय होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जब भी लॉस की बात करेंगे तो ग्रेटर में से स्मॉलर को करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो चुकी है। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ये है ये एनर्जी गई कहाँ? तो यहाँ आपको बताया गया ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। अदर कौन सी? हीट, साउंड एंड जो डिफॉर्मेशन में यूज होगी, यानी पार्टिकल्स को तोड़ने में या उनको डी-शेप करने में, उनको थोड़ा बहुत चेंजेस में जो जाय हो जाएगी, उसमें एनर्जी ये लॉस हो जाएगी। तो ये है बच्चों हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का टॉपिक। तवज्जो से इसको देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेंस में कि ये थोड़ी डायग्राम को कोशिश तो मैंने की है कि एक्सप्लेन प्रॉपर्ली कर दें। आप इसको इसी तरह अलग-अलग डायग्राम ड्रा करके वन बाय वन सबको देख लेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपसे मुलाकात कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।